एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, विजय जी, संगीत रागी जी और सुमीर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और चर्चा चल रही है कि क्षत्रपों का हाल क्या हो रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी टूट के कगार पर, क्या कहें, टूट तो हो ही गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव को टेंशन है कि ये चुनाव वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अगर हार गए तो फिर देश में कोई दूसरा चुनाव नहीं होगा, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। टीएमसी के सामने अस्तित्व का संकट तो है ही। बिहार में आरजेडी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आरजेडी के परफॉर्मेंस लगातार खराब होता जा रहा है। 2004 लोकसभा चुनाव में 40 में से 22 सीट जीतने वाली पार्टी 2019 में 0 पर आउट हो गई। हालांकि 2024 में 4 सीट जीतने में वो कामयाब रही, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो आरजेडी का सुपड़ा यहां भी साफ हो गया। 2020 विधानसभा चुनाव में 75 सीट जीतने वाली पार्टी 25 में 25 पर सिमट गई। यानी आरजेडी उतनी ही सीट जीत पाई जितने में तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल पाया। अगर एक सीट भी कम आती तो फिर यह भी संभव नहीं था। अब लालू परिवार के सामने दूसरी टेंशन है। लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया है और कल इसकी आखिरी तारीख है। पिछले 20 सालों से 10 सर्कुलर रोड की पहचान आरजेडी के सत्ता के केंद्र के तौर पर रही है, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस की दिल्ली में 10 जनपद को जाना जाता है। ऊपर से लालू राबड़ी ने सुरक्षा में कटौती के बाद अपनी सिक्योरिटी को वापस कर दिया। लालू परिवार को अपनी सिक्योरिटी का भी डर है। आरजेडी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, पर सवाल ये है कि कब तक ये चलेगा, कब तक ये सिक्योरिटी रहेगी। आप पहले एक बयान सुने, फिर करते हैं चर्चा। जो मुख्यमंत्री रहे हो, रेल मंत्री रहे हो, और सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है, भाजपा के एनडीए के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते, कन्विक्टेड हैं, इनको उम्र हो गई है, इनको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। तो इस कैटेगरी में तो बहुत सारे नेता आते हैं जिनको अभी भी Y+, YZ सब सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा दे ना दे ये सरकार का अपना है। अगर किसी तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना जो आए दिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, भगवान ना करे अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। ये राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, बिहार का एक एक जनता ये जानना चाहता है बिहार सरकार से कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जो बात मीसा भारती कह रही हैं कि चिंता है, सवाल ये नहीं है कि मामला केवल सिक्योरिटी का है, मामला अपनी राजनीतिक अस्मिता का है या अहंकार का है। अस्मिता तो बहुत अच्छा शब्द हो गया, मैं अहंकार कहना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। हर्षवर्धन जी, Z+ सिक्योरिटी की चिंता इसलिए है क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ हैं अभी भी वहां की राजनीतिक सत्ता में। आप चुनाव हारते जा रहे हैं, पार्टी 25 पर आ गई है, तेजस्वी यादव बमुश्किल नेता प्रतिपक्ष बन पाए हैं और आपको चिंता इस बात की सता रही है कि Z+ सिक्योरिटी नहीं है आपके पास। आपको ये चिंता सता रही है कि जो 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला उनका था, जो इतने सालों से आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए मंदिर की तरह था, वो अब आपके हाथ से जा रहा है। देखिए, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को तोड़ने के लिए ही राजशाही से लोकशाही की तरफ देश बढ़ा। वरना राजे रजवाड़े का मतलब क्या है कि मेरा ये महल हो गया, अब चाहे जो हो जाए ये महल हमसे छूट नहीं सकता। ये मानसिकता यही है जो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जी दिखा रहे हैं। क्या लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को ऐसा कोई खतरा है कि जिससे इतनी भारी सुरक्षा मिले? नंबर 1। नंबर 2 की सुरक्षा भी ये लोग बड़े नेता अपने आप को कहते हैं और हैं भी, तो क्या उतनी सुरक्षा उनको कोई विशेष थ्रेट है? वो बताते हैं कि फलाना समाज से, फलाना वर्ग से है, या सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी सुरक्षा सिर्फ इसलिए रखनी है कि जो बड़े नेता हैं वो हैं नहीं, वो लगते रहे। दोनों का जो फर्क है कि एक तो है कि हम बड़े नेता हैं तो हमको सुरक्षा दो जिससे हमारे लोगों को लगे,
और अब मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बहाने देश में ये चर्चा होनी चाहिए, देश के किसी भी राज्य में क्या पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला दिया जाना चाहिए? मेरा मानना है कि नहीं दिया जाना चाहिए। एक तो पहले उसको खत्म करिए। दूसरा, सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा? अगर थ्रेट नहीं है फिर भी आप एक समय में हो गए मुख्यमंत्री आप हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो आपको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। तो जरा सोचिए, आगे पीछे 2 आपकी एस्कॉर्ट कार चलेगी, स्थानीय थाना पुलिस जैसे आप पहुंचेंगे तो पुलिस चौकी वाला एक गाड़ी लगा देगा, थाने वाला एक गाड़ी लगा देगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप किसी नए जिले में प्रवेश करते हैं तो SP से लेकर और पुलिस चौकी जो चौकी इंचार्ज है वहां तक लगाते हैं, और करीब 100 पुलिस वाले एक समय में सुरक्षा में होते हैं। लगभग 100 एक व्यक्ति के एक जो ऐसे नेता होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि देश में इस बात की चर्चा ठीक से होनी चाहिए कि क्या ऐसी कोई भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। और जो अभी हम लोगों ने संकट के समय में किया, प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, ये जो एक है काफिला छोटा करिए, 2 गाड़ी 3 गाड़ी लेके चलिए, बिल्कुल जितनी जरूरत है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 3 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी जो जरूरी हो उसको लेके चलें। लेकिन क्या हम लोग नियमित तौर पर इसमें कटौती नहीं कर सकते हैं? किसी मंत्री का एक गाड़ी के अलावा दूसरी पुलिस की गाड़ी की क्या जरूरत होती है, यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए। बात केवल सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो अभी बात हर्षवर्धन जी ने कही, विजय जी, एक तो वो है ही बात, आप होते हुए दिखना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े नेता हैं, रहे हैं और आपकी ताकत है, लेकिन ताकत तो नंबर के आधार पर होती है। जो उत्तर प्रदेश में बंगले खत्म भी हुए, अच्छा अभी किसी ने याद दिलाया, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सुनो खत्म, हाई कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट, यानी जो नेताजी लोग थे वो खुद नहीं त्याग पाए। ये भी जरा समझिए, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अगर अखिलेश यादव का बंगला गया तो अखिलेश जी छोड़ नहीं पाए, मायावती जी छोड़ नहीं पाई, या कोई भी नेता छोड़ नहीं पाया। आप दूसरे राज्यों में जो इतने बड़े बड़े बंगले हैं, और कई बार उनके यहां जाइए ना तो बंगले भी वो ऊँघता हुआ कोई एक गार्ड खोलेगा, क्यों? क्योंकि अब लोग आने वाले हैं ही नहीं। भाई ये तो इसलिए मिलता है ना कि नेता जब किसी ऑफिस में है तो ऑफिस के साथ उसके यहाँ शिकायत करने वाले लोग, उनके कैडर, उनके कार्यकर्ता, तो ये भी तो जुड़ा होता है। इसी की नंबर की मैं बात कर रही थी विजय जी, कि नंबर आपके पास घटते चले जा रहे हैं, ताकत आपके पास अब वो पुरानी वाली बची नहीं है, और ना ही उतना मादा है जितना लालू प्रसाद यादव का राजनीति करने का था, वो तेजस्वी यादव में दिख नहीं रहा। फिर आप ये कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अब सम्राट चौधरी भी ताकतवर होते चले जा रहे हैं। आपको आरजेडी का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? नहीं, आरजेडी बहुत कमज़ोर हुई है लालू जी के बाद, लेकिन तेजस्वी जी ने एक नई आरजेडी भी तैयार की है। वो लालू के बैगेज से निकलने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन वो कितनी कोशिश करेंगी, कितनी लड़ाई लड़ेंगे, वो बड़ा मुद्दा। और जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि रीजनल पार्टीज़ के भविष्य को लेकर, तो वो रीजनल पार्टीज़ वहाँ पर कैसे चलेंगी, क्या आगे होगा। अभी तो आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, दोनों का भविष्य वहाँ पर बहुत कोई अच्छा नहीं दिख रहा। तो उस पर काम करें, उस पर लड़ाई लड़ें। और अब मौका है, तेजस्वी तो बहुत नौजवान लोगों में से हैं, लालू जी को तो छोड़ दीजिए, अब बुजुर्ग आदमी हैं, बीमार भी हैं। तो आरजेडी की लड़ाई उनको लड़ना चाहिए जनता के लिए, सरकार के खिलाफ। और ज़रूरी नहीं होता हमेशा सरकार के खिलाफ ही लड़े, आप तैयारी तो करें, अपनी पार्टी के लोगों से मिलें, मुद्दों पर लड़ना चाहिए। सरकार के खिलाफ हो वो क्या, मुद्दों पर लड़ाई लड़ें, और उन मुद्दों के लिए सड़क पर उतरें, सड़क पर जाएंगे, लोगों से मिलें। वो सारी एक्सरसाइज नहीं हो रही। और ये जो इशू है, ये भी बहुत गंभीर इशू है, जो सिक्योरिटी वाला इशू है, कि इस पर एक पूरे देश भर में एक नीति बने कि भाई अभी नीति ये है कि हाँ सरकार ने तय कर दिया किसको देनी है किसको नहीं देनी। एक नीति बन जाए ना कि भाई इतने लोगों को इस लेवल पर ये सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, जैसे वाजपेयी सरकार में बड़ा फैसला किया गया कि भाई जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको 10 साल तक ये सिक्योरिटी मिलेगी। तो ऐसा ही पूरे देश भर में मुख्यमंत्रियों के लिए तय कर दिया जाए, नेताओं के लिए भी तय कर दिया जाए। लेकिन ये परेशानी क्यों होती है? ऐसे कहने में तो अच्छा लगता है कि लालू जी की हटा दी और आप क्यों मांग रहे हो सेल्फ, ये जो है एंटाइटलमेंट की बात। लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो नेता ही नहीं है, जो कभी मंत्री भी नहीं रहे, कभी मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, उनको मिल रही है सिक्योरिटी, उनको मिल रहा है बंगला, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, है ना। और ये सत्ता पक्ष में बैठने का मतलब ये नहीं है कि केवल आजकल क्या होता है, सत्ता पक्ष का नाम हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी। वो तेलंगाना में हो तो कांग्रेस के लोग भी होंगे, तो वो वहां पर कोई वार्ड मेंबर भी नहीं बना। चरित्र होता है, सबका एक चरित्र हुआ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उस पॉलिसी पर कुछ काम करके उसको डिजाइन किया। लेकिन लालू यादव को राज्य सरकार की तरफ से सिक्योरिटी मिली थी, जिसे उन्होंने अपने अहंकार में हटा दिया कि भाई Z+ सिक्योरिटी नहीं तो फिर राज्य की भी सिक्योरिटी उन्हें मंजूर नहीं। अब वो जो बात मिसा भारती कह रही थी कि 2 दिन से अकेले निकल रहे हैं लालू यादव, अगर उन्हें कुछ हो गया तो भाई अगर कुछ हो गया तो फिर कल्प्रिट आप ही होंगे, क्योंकि आपने राज्य की सिक्योरिटी को भी
मना कर दिया। आइए महाराष्ट्र लेकर चलती हूँ। महाराष्ट्र में एक बात अच्छा जरा ठीक है सा ठीक है। इस पे बात हो जानी थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। क्या लालू की सिक्योरिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार के अंदर? आम जनता के जान नहीं है वहाँ पे? और मीसा भारती को क्यों सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको मिली हुई है। 14 से 15 लाख साल में कम से कम 2 करोड़ रुपया से 6 करोड़ रुपए के खर्च उस पर बैठता है। ये जनता के जेब से जाता है ना। आप क्या हैं भाई? आप एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटी हैं, एक सांसद हैं, बस ना। सभी सांसदों को यह सुविधा मिली हुई है क्या? कौन सा खतरा आपके ऊपर है भाई? क्या आपके पिता ने कौन सा ऐसा गलत काम किया है जिसके कारण आपके ऊपर जान का खतरा है? या आपने ऐसा कौन सा काम किया है? और ऐसे खतरनाक लोगों को क्यों सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? वो तो ऐसा कुछ उनका तो किसी चीज में है भी ना, नाम भी नहीं इस प्रकार का है। कोई गुंडा हो, बदमाश हो तो बात भी समझ में आती है, और उसकी जान को किसी और से खतरा हो, बट वहां भी सवाल होता है उसका कॉस्ट तो उससे खुद उठाना चाहिए। आप जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी इसलिए चाहते हैं ताकि आप उसे रुतबा दिखा सकें। आप सड़क पर चलते हो तो आपकी धमक होनी चाहिए ना कि मैं चल रहा हूं। चलिए 5 साल के बाद का प्रेडिक्शन करिए, रुतबा कहां पर होगा? मुझे लगता आरजेडी का। देखिए, आरजेडी 2029 का चुनाव है, उसके बाद वो सिमट जाएगी, उसके बाद उसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। मैं फिर मानता हूं कि पार्टी खत्म नहीं होगी जी, लेकिन पार्टी का अस्तित्व जो पार्टी की जो धमक थी वो खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे तो अभी कहाँ है अब, मतलब अगर सड़क गए कुछ लोग, मेरा इतना ही कहना है कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से कुछ जो बात थोड़ा एक लाइन टूट जाए, एक लाइन नेता विपक्ष नहीं रह पाएंगे। एक लाइन इस पर जोड़ देना है। देखिए, ना तो टीएमसी खत्म होने वाली है, पहले सेशन में हम लोग इस पर बात करें, नहीं अखिलेश यादव की पार्टी खत्म होने वाली है। अखिलेश यादव कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस में विलय हो, टीएमसी कभी भी नहीं चाहेगी कि विलय हो, डीएमके कभी भी नहीं चाहेगा कि विलय हो, शरद पवार कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी का विलय हो जाए, क्योंकि उनके आज के दिन में तो 2 या 3 सांसद रह करके जो फायदा मिलता है वो विलय होने के बाद तो फायदा ही नहीं रहेगा। निगोशिएशन की ओर आप उपेंद्र कुशवाहा को जरा देखिए ना, तो सर महाराष्ट्र लाने दीजिए के बावजूद भी सांसद बने जाते हैं, 3 जीत करके आते हैं, एक मंत्री बन जाता है। तो आप जरा वो देखिए ना, तमिलनाडु में कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं। भविष्य का बोल रहे हो, मुझे लगता है आरजेडी का भविष्य तो बहुत अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी 2030 के अंदर, और नीतीश कुमार के जाने के बाद आप उनके बेटे जो मंत्री बने स्वास्थ्य मंत्री, क्या वो जेडीयू को चला पाएंगे? सर मैं महाराष्ट्र को 2-3 मिनट में नहीं समेटना चाह रही थी। होने वाला है, और आरजेडी का भविष्य नीतीश कुमार के कारण उज्जवल है। महाराष्ट्र को थोड़ा मैं समय देना चाह रही थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने वाली है क्या? एक बार तो टूट ही चुकी है, फिर से टूटने वाली है क्या? सवाल ये है, क्या उद्धव के सांसद इस बार बगावत करने वाले हैं? दरअसल जब से ऑपरेशन टाइगर की खबर सामने आई है तब से ही इसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। कल दोपहर 12 बजे उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों को मातोश्री बुलाया है। बताया जा रहा है कि 7 जून को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग की थी, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 7 सांसद इस मीटिंग में शामिल हुए थे। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान शिंदे की ओर से एक मंत्री पद का भी ऑफर दिया गया है। इस खबर के बाद उद्धव ठाकरे परेशान हैं। सांसदों की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, और हालांकि अरविंद सावंत ये कह जरूर रहे हैं कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मीटिंग यूं ही बुलाई गई है। लेकिन यूं ही तो समीर जी कुछ होता नहीं है, डर तो कुछ ना कुछ है, तभी मीटिंग बुलाई जाती है। क्या फिर से एक बड़ी टूट होने जा रही है? देखिए, चर्चा तो ऐसे चल रही है, ऑपरेशन टाइगर का नाम लिया जा रहा है, तमाम तरह के कहा जा रहा है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि दिल्ली में 7 सांसद नहीं मिले थे, 5 सांसद तो अपने क्षेत्र के अंदर ही थे। सेशन होता है तो जरूर सांसद यहाँ रहते हैं, उस समय 5 सांसद वहाँ पे थे। ये बात सही है कि 2 से 3 सांसदों की मुलाकात एकनाथ शिंदे जी से हुई है। अब क्या बातचीत हुई है, क्या बाकी सांसदों से फ़ोन पर बात हुई है, और 9 सांसद है, 9 में से 7 सांसद चले जाएंगे, तो ये मान लो कि अरविंद सावंत और सुभाष देसाई 2 जो मुंबई के सांसद है, उनको छोड़ के क्या पूरी पार्टी बाकी पूरी इनके अंदर जा रहे हैं? अगर सांसद जा रहे हैं तो क्या फिर जो विधायक है 20, तो 20 में से क्या 10 से 12 विधायक भी क्या जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा खाली सांसद जा रहे हैं, विधायक भी जाने वाले हैं। अगर उद्धव ठाकरे के सांसद जा रहे हैं तो शरद पवार की हालत तो और भी बुरी है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, तो उनके जो सांसद है वो क्या करने वाले हैं? तो क्या उनके जो 7 सांसद है, शरद पवार के 8 सांसद है, क्या उसमें से बड़े सांसद टूट कर जाने वाले हैं? फिर आप कांग्रेस को क्यों छोड़ देते हो? कांग्रेस को 13 सांसद है,
और उनसे ज्यादा आसान शिकार तो कांग्रेस रही है हमेशा। तो कांग्रेस जो 13 महाराष्ट्र के अंदर सांसद है उसमें से क्या बड़ा बड़ा टूटने वाला है, तो टूट के कहाँ जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी एक नाथ शिंदे को इतना स्पेस देगी कि भाई 9 में से 7 सांसद आप ले लीजिए, आप अपनी ताकत बढ़ा लो? तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि अगर शिवसेना के उद्धव ठाकरे के सांसद टूटे तो भारतीय जनता पार्टी में आए, और वो सांसद जानते हैं कि उनके पास देने के लिए ज्यादा है बीजेपी के पास। नहीं, वहां से टूट के तो शिंदे के पास जाएंगे ना, टूट के बीजेपी में आ बीजेपी जाएंगे। स्वीकार करेगी इस बात को कि शिंदे की ताकत बीजेपी बढ़े, जो एक नाथ चाहेगी की कि शिंदे ताकत की बढ़े? ताकत बढ़े। क्या भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अनुमति ठीक देगी उन सांसदों को कि आप टूट के एक नाथ शिंदे के पास जाइए और एक नाथ शिंदे को ज्यादा ताकतवर बनाइए और उनको मंत्री पद देना होगा सांसदों को? तो ये एक नाथ शिंदे तय करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे किसको देना है? एक नाथ शिंदे के 7 सांसद होने के बाद तो एक कैबिनेट मंत्री दिया नहीं उन्होंने, इनको मंत्री पद दे देंगे केंद्र के अंदर। तो इतना आसान नहीं है कि एक नाथ जी से आप मिल लिए तो बीजेपी कह देगी ठीक है आप सब ले लो, महाराष्ट्र की आप सबसे बड़ी पार्टी बन जाओ सांसदों के मामले में। बीजेपी के 9 सांसद है और एक नाथ शिंदे के 16 सांसद हो जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर। फिर 2019 के चुनाव में 29 के चुनाव में कौन बताएगा कि भाई मेरे 19 सांसद है, मुझे आप 48 में से 25 सीटें दीजिए? तो वहां की राजनीति भी बहुत अलग है। ये कह देने से कि सिर्फ मुलाकात हो गई है और भारतीय जनता पार्टी से अनुमति दे देगी, ये इतना आसान नहीं है। और वो सांसद भी जानते हैं कि टूटने के बाद हम चुनाव जीते हैं, जब पूरी पार्टी टूट गई है, सिंबल चला गया, उसके बाद हम जीते हैं। तो जो जीते हैं तो वहां पर शिवसेना का भी आधार रहा होगा। सर बहुत जगह लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि समीर हर जी, जगह एक लॉयल्टी चीज टेस्ट थोड़ा हो सा रहा है। मतलब ध्यान में रखिए कि हो सकता है बात हो कि तब कहा गया होगा शिंदे जी से मिल लीजिए। नहीं तो ये बीजेपी भी क्यों तो हो कहेगी सकता कि है ना? शिंदे में जाए? बीजेपी तो कहेगी भाई हमारे पास आओ ना। मैं ये शिंदे कह को रही हूँ क्यों सर, बड़ी मुझे ताकत ब्रेक के बनाएगी लिए बीजेपी? जाना है, मैं कह रहा लेकिन हूँ कि लॉयल्टी टूट के टेस्ट इस जाने वक्त की पश्चिम बंगाल में हो रहा है, लॉयल्टी टेस्ट इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहा है, उसमें भी अलग अलग लेवल पर हो रहा है। अगर एनसीपी में भी चर्चा इस तरीके की चल रही है कि कांग्रेस में विलय करना है या नहीं करना है, तो फिर तो चर्चा ये भी हो रही होगी कि भाई सुनेत्रा पवार के साथ चले जाना है या वहीं शरद पवार के साथ रहना है। मजेदार है पॉलिटिक्स।